हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ लेते हैं हमारा नेक्स्ट कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हमने 10 तक कर लिए थे, तो आज हम पढ़ेंगे कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। तो चलिए शुरू करते हैं। कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जो हमारा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स पे है। अब ये जो टर्म्स है ये जानी पहचानी है, आपने ये चीज़ें जो है बीकॉम में पढ़ी होंगी, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है आपने बीकॉम में पढ़ा होगा। तो जनरली आपको पता ही है कि ओवरहेड क्या होता है। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, राइट, किसी भी चीज़ से। और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी जो हमारा बिजनेस का मेन होता है, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, जैसे आपका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो उससे रिलेटेड खर्चा, है ना। सबसे अपर जो सेक्शन होता है हमारे बिजनेस में मैनेजमेंट ही होता है, तो उससे रिलेटेड जो खर्चा, वो सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आ जाएंगी। तो चलिए इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में पहली वही चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को समझना। तो सारे के सारे खर्चे जो कि हमारे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन, अगर इनसे रिलेटेड है वो खर्चे, तो वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आ जाएंगे। अब ये चीज़ थोड़ी समझने में, वो बोलते हैं ना किताबी चीज़ें हैं, तो इसको आप एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ताकि अच्छे से समझ आए। जैसे ऑफिस का रेंट हमने देना है, ऑफिस की लाइटिंग का खर्चा देना है, या फिर इंश्योरेंस करा रखा हमने किसी चीज़ का, या ऑडिटर की फ़ीस देनी है, या लीगल एक्सपेंसेस है। इसके अलावा हमारा जो बिज़नेस मैनेजमेंट है यानी मैनेजर वगैरह है, तो अगर उस मैनेजर को हम सैलरी भी दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। यानी टॉप लेवल से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आ जाते हैं। एक चीज़ और, ये जो है ना आपके स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट या फंक्शन से रिलेटेड नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ऐसा नहीं होता ये सेल से रिलेटेड है। इसमें सारे तरह के खर्चे आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। कोई स्पेसिफिक यूनिट या स्पेसिफिक फंक्शन से रिलेटेड नहीं होते। अब देखो, जैसे हमारी कंपनीज़ है, वही चीज़ मैंने इसको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करी। हमारी कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ बहुत सारा खर्चा करती है। जैसे आपकी जो ऑफिस है उसका रेंट पे करना है, या फिर सैलरी देनी है आपके मैनेजमेंट को, मैनेजर्स वगैरह को, या फिर ऑफिस की मेंटेनेंस का खर्चा है। और ये सब क्यों करती है, ताकि आपके जो बिज़नेस ऑपरेशन है वो स्मूथली रन कर सके, स्मूथली चल सके। बिज़नेस से रिलेटेड जो ऑपरेशन है अच्छे से चल सके, है ना, हमारा बिज़नेस प्रोग्रेस कर सके। और ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, आपके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑब्जेक्टिव्स को मैंने फिर से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा है, क्योंकि ये चीज़ हम बार बार पढ़ रहे हैं। अब तक हमने 10 स्टैंडर्ड्स पढ़ ली और वहाँ पे मैंने इनको काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है। तो वही चीज़ें यहाँ आनी है कि हम जो भी प्रिंसिपल और मेथड्स हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को कैलकुलेट करने में या डिटरमाइन करने में हम जो प्रिंसिपल मेथड यूज़ करेंगे, उन प्रिंसिपल्स मेथड्स में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्कोप। ओके देन, स्कोप क्या है? स्कोप भी वही है जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं, नॉर्मल वही चीज़ है स्कोप में भी। तो हमने दो स्टेप कर लिए, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड ऑब्जेक्टिव, थर्ड हमारा है स्कोप। स्कोप में वही है कि कोस्ट स्टेटमेंट पे अप्लाई होगा हमारा ये जो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। दूसरा, इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को शामिल करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को शामिल करेंगे, और उसकी प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर, यानी ये तीनों चीज़ें भी मैं बार बार हर एक स्टैंडर्ड में रिपीट करती हूँ। तो मैंने जो सारे कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इसी तरह से उनके नोट्स बनाए हैं, ताकि आपको अगर एक कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद हो गया तो बाकी सारे इजीली लर्न हो जाएंगे। एक सेकंड भाई। ओके, नाउ डेफिनेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं डेफिनेशन को मानती हूँ हर एक कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, क्योंकि ये जो डेफिनेशंस होती है ये 16 मार्क्स के बिहाफ से तो इम्पोर्टेंट है ही, 2 मार्क्स के बिहाफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये आपको पता ही होगा बट फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये वो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं जो कि मैन्युफैक्चर अगर हम कुछ कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चर प्रोसेस से रिलेटेड जो खर्चा होगा वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आ जाएगा। सेलिंग ओवरहेड यानी प्रोडक्ट और सर्विस को अगर हम सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी हमने इनडायरेक्ट खर्चा करा है वो सारा सेलिंग ओवरहेड में लिखा जाएगा। और अगर हम कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, वही चीज़ आ जाएगी। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर एक ही बात है। तो कोई चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट है या सर्विस है, तो उससे रिलेटेड इनडायरेक्ट खर्चा प्रोडक्शन ओवरहेड में आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ये हम पढ़ के आ चुके हैं, अभी हमने इसी की डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ा था। जनरल मैनेजमेंट से रिलेटेड खर्चा होता है ये।
ठीक है। अब मेन चीज़ है प्रिंसिपल्स, इसमें भी कुछ एक चीज़ें तो वही बार बार रिपीट होती हैं। तो फर्स्ट हमारा है एडमिनिस्ट्रेटिव, जो हमारा ओवरहेड है ना, वो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो ऑर्गेनाइजेशन के जर्नल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हम जो भी एक्टिविटी करेंगे, चाहे सैलरी दे रहे हैं, चाहे रेंट दे रहे हैं, चाहे हमने कोई चीज़ प्रोड्यूस करी, चाहे सेल करी, तो उसमें हम जो जो चीज़ें, जो जो रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, उन सारे रिसोर्सेज की टोटल कॉस्ट हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में शामिल करेंगे। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ था एग्रीगेट कॉस्ट। तो एग्रीगेट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट दोनों सेम होती है। फॉर एग्जांपल, वैसे तो मुझे नहीं पता कि आएगा या नहीं आएगा, बट मान लो अगर आ जाए कि डिफाइन एग्रीगेट कॉस्ट, और अगर आपको एग्रीगेट का मीनिंग ही नहीं पता तो एग्रीगेट कॉस्ट आ गई, तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट के बारे में वो पूछ रहे हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट एंड एग्रीगेट कॉस्ट दोनों चीज़ें सेम है, दोनों का एक ही मीनिंग है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कॉस्ट। इसमें क्या है कि कोई आपकी सर्विस कॉस्ट है और वो बाहर से हुई है, आउटसाइड हुई है, तो फिर हम उसको डिटरमाइन करते टाइम या तो उसको इनवॉइस प्राइस पे डिटरमाइन करेंगे या एग्रीड प्राइस पे, और साथ के साथ उसमें ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस को भी शामिल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लीज्ड एसेट्स, कि आपको पता है ना लीज क्या होती है, कि कोई भी एसेट्स है, और एक सेकेंड, कोई भी एसेट्स है और ये हमारा है लेसर, जिससे कि हमने सामान लिया है किराए पे या रेंट पे, और ये वो है जिसको हमने ये एसेट रेंट पे दी है। तो ये जो बंदा होता है ये लेसर होता है ना, LESSOR, और ये जो बंदा है ये लेसी होता है जिसको हमने रेंट पे दिया होता है। तो इन दोनों के बीच में लीज एग्रीमेंट होता है। तो ये जो लीज्ड एसेट्स है, ये दो टाइप की लीज होती है हमारी, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज। ये मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी, जिसमें मैं सिर्फ लीज़ को एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे बीकॉम वाले बच्चों को, जो बीकॉम में पढ़ के आ चुके हैं, या लीज़ जो टॉपिक है वो कॉमर्स के लिए मतलब उन्होंने पढ़ा हुआ है ना, तो ऐसा बताने की ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूँगी अलग से। तो लीज़ जो है वो दो टाइप की होती है, एक ऑपरेटिंग, एक फाइनेंशियल। तो जो ऑपरेटिंग लीज़ अगर होगी तो उसकी सारी अमाउंट इंक्लूड हो जाएगी आपके एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में, और अगर वो फाइनेंशियल लीज़ है तो फिर हम अमाउंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। जनरली आपको लीज़ का मीनिंग पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए दो टाइप की होती है। ठीक है, ओके। देन सब्सिडीज़, ग्रांट, इंसेंटिव्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगी, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की टोटल कॉस्ट है उसमें से। क्रेडिट एंड रिकवरीज भी रिड्यूस हो जाएंगी नेट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कॉस्ट में से। ये सारी चीज़ें जो है ये हर एक में यूज़ हो रही है, सब्सिडी वाली, क्रेडिट वाली, फाइन, पेनल्टी, रिकवरी और डैमेजेस, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना। इनको तो बेदखल कर ही रखा था, शुरू वाले स्टैंडर्ड से बेदखल कर रखा है। और कोई भी चेंजेस अगर हम प्रिंसिपल या मेथड में कर सकते हैं तो वो तभी कर सकते हैं जब लॉ इसकी परमिशन दे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से रिलेटेड कोई भी प्रिंसिपल या मेथड अगर हम उनमें चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज तभी हो सकता है जब लॉ इस चीज़ की परमिशन दे। ओके, तो ये आपके प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो गए। नाउ प्रेजेंटेशन कैसे प्रेजेंट करेंगे, कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को हम सेपरेटली एक कॉस्ट हेड अलग से बनाएंगे इसका, फिर इसको प्रेजेंट करेंगे और एलिमेंट वाइज डिटेल लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि सारी कॉस्ट एक साथ डाल दी, अलग अलग एलिमेंट के हिसाब से हम उसकी डिटेल को प्रेजेंट करेंगे। डिस्क्लोजर की बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड टू कॉस्ट, कि क्या क्या हम किस बेस पे हम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होगी इसमें, वो सारी आ जाएंगी। पेड और पेएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कौन सा क्या है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्रेडिट और रिकवरी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से रिलेटेड है उसको हम डिस्क्लोज़ करेंगे। कोई अब नॉर्मल कॉस्ट अगर रिलेटेड है तो कैसे क्या करना है, मतलब इंक्लूड करनी है नहीं करनी, वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करेंगे। पेनल्टी और डैमेजेस कि भाई वो भी इंक्लूड करनी है नहीं करनी, तो वो हम डिस्क्लोज़ करेंगे। सिर्फ इम्पॉर्टेंट और क्वांटिफिएबल इन्फॉर्मेशन हम डिस्क्लोज़ करेंगे, और जो डिस्क्लोज़र है वो एज अ फुटनोट या एज अ सेपरेट शेड्यूल हो सकता है। अब देखो, आपने अब तक बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हैं, तो एक तो आपका ऑब्जेक्टिव सेम आ रहा है सब में, एक आपका जो स्कोप है वो सब में सेम आ रहा है, सेम स्टेप्स आ रहे हैं। हाँ, डेफिनेशन हर एक में चेंज हो जाती है। प्रिंसिपल्स में कुछ चीज़ें जैसे कि एनी चेंजेस वाली, पेनल्टी रिकवरी वाली, सब्सिडी, ग्रांट, क्रेडिट एंड रिकवरी, ये सेम आती है। हाँ, कुछ एक चीज़ें जो अलग आती है जो आपको नहीं पढ़ने को मिलेगी। प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सेम ही आता है, डिस्क्लोजर भी ऑलमोस्ट सेम ही आता है। तो आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेंगे, है ना। वो बस ऐसे बुक में या फिर ऐसे देखते हैं ना, देखने में ही थोड़े मुश्किल है, बट अगर एक या दो स्टैंडर्ड्स को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो बाकी स्टैंडर्ड ईजिली हो जाएंगे। तो ठीक है, अगर आपको आज का टॉपिक समझ आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो।
ठीक है। और अगर जिस बच्चे ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और आप अपने क्लास ग्रुप के साथ, क्लासमेट्स के साथ इनको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके यहाँ से बहुत सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं। और अगर टाइम बच रहा है मेरे पास तो मैं 2 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करा दूँगी, ठीक है। पक्का नहीं कह सकती क्योंकि अभी तो मेरे को जस्ट 16 मार्क्स वाले ही कराने हैं, आपका चैप्टर कंप्लीट कराना है ना, पेपर के हिसाब से। बट अगर टाइम बचता है तो मैं 2 मार्क्स वाले जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कवर अप करा दूँगी, ठीक है। और ठीक है, तो थैंक यू सो मच।